नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के पॉडकास्ट कार्यक्रम में आप दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम मनुजम पांडे है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत की सांस्कृतिक पहचान का पुनरुत्थान। भारत उत्सवों का देश है। समाज में कितनी भी नकारात्मकता या अवसाद व्याप्त हो, लेकिन यहाँ के लोगों की उत्सव धर्मिता उनमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। 2014 में सत्ता में आने के बाद भारत की सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो रहा है। आज जो पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव हो सका है। देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाकाल जैसे सभी तीर्थ स्थलों के विकास में प्रधानमंत्री स्वयं रुचि ले रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान को तथ्यात्मक रूप से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, भारत संस्कृति न्यास नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय तिवारी जी। आपका स्वागत है सर। प्रणाम प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है कि पिछले 9 वर्षों में सांस्कृतिक पहचानों के पुनरुत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को समग्र रूप से आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा। और पांडे जी, जो आपका ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के का अगर समेकन किया जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रथम कार्यकाल के प्रथम दिवस से सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़े अभियान में लगे हुए हैं। एक तरह का युद्ध लड़ रहे हैं। उनको लगातार लड़ना भी पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतिपल सफल भी हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारी भारतीय जो अवधारणा है और जो सृष्टि का दर्शन है, उस दर्शन को वेद कहते हैं और वेद का एक हिस्सा योग है। अभी आपने चर्चा की, और प्रधानमंत्री जी ने पहले कार्यकाल के पहले ही वर्ष में योग को अंतरराष्ट्रीय स्थापना दिलाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, छोटी उपलब्धि नहीं है। तो ये एक संकेत था। विगत 10 वर्ष अब लगभग पूरे होने जा रहे हैं 2024 में, 2014 से। तो इन 10 वर्षों में जो उनकी ये यात्रा है, अगर हम बिल्कुल उनकी राजनीतिक यात्रा को छोड़ भी दें, आर्थिक यात्रा को छोड़ भी दें, केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा की बात करें, तो प्रधानमंत्री का स्वरूप एक ऐसे नेता के रूप में उभरा है, एक ऐसे युग पुरुष के रूप में उभरा है कि वो सनातन के वे सूत्र जो कहीं ना कहीं छूट गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे, या हम कहें कि 1000 वर्षों के भारत की अस्थिरता के कारण उनमें कहीं ना कहीं कोई ठहराव आ गया था, कहीं कुछ धूल जम गई थी। उन सारे सूत्रों को उन्होंने बड़े सलीके से एक एक करके जोड़ा। और अभी आपने जो चर्चा की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, महाकाल कॉरिडोर की, सोमनाथ की चर्चा की आपने, केदार, बद्री, ये सारे की सारी चीजें ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ थी नहीं, पहले भी थी। 70 वर्ष पहले जो सरकारें 70 वर्षों में काम किया, जिन सरकारों ने, उनके लिए भी ये अवसर था, वो कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आकर, आप सोचिए कि जब वो काशी से सीधे केदार गुफा पहुंचे थे, तो शायद मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को पहली बार पता चला होगा कि केदारनाथ में कोई गुफा भी है और वहां लोग बैठते भी हैं और वहां जाया जा सकता है। इसी तरह से जब वो अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे होते हैं और जब वहां वो कुछ कर रहे होते हैं, कोई उत्सव, कोई आयोजन, कोई गंगा आरती या इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, तो जो नई पीढ़ी है और जो नया विश्व है, उस विश्व को यह संदेश मिलता है कि अच्छा, सनातन परंपरा में ये चीजें भी हैं, इनको भी जानना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री के उस कदम के बढ़ते ही आप देखेंगे कि गूगल सर्च पे एकदम भरमार हो जाती है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास ये चीजें थी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं एक ऐसे नायक के रूप में देखता हूं कि इसको अगर हम संकेत में कहें कि भगवान राम को लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाना पड़ा, तो मैं इसको इस रूप में, आज कलयुग में इस रूप में देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे टुकड़ी टुकड़ी सनातन की व्यवस्थाएं हो गई थी, उन सभी के बीच में
एक एक सेतु, एक एक सेतु, एक एक सेतु के निर्माण में वो लगातार लगे हुए हैं। और ये ऐसे लगे हुए हैं कि ये यात्रा कहीं ठहरती हुई दिख नहीं रही है। एक एक सूत्र जुड़ते चले जा रहे हैं और ये यात्रा अनंत की तरफ जा रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो आपने कहा सांस्कृतिक उत्थान, तो यहां थोड़ा सा स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। संस्कृति शब्द का जब हम बात करते हैं, संस्कृति शब्द की, तो भारत की संस्कृति दर्शन की संस्कृति है। सृष्टि में, सृष्टि से जो हम देखते हैं उसको जिस रूप में पाते हैं और उसको जैसे हम अपनाते हैं, वह हमारी संस्कृति बनती है। संस्कृति हमारे यहाँ कल्टीवेटेड नहीं, कल्चर संस्कृति का पर्याय नहीं हो सकता है। पश्चिमी अवधारणा में कल्चर होता है, हमारे यहाँ संस्कृति है। संस्कृति पूरी तौर पर सृष्टि को उसी रूप में देखने की परंपरा है और ये परंपरा हमारे पास रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान इस ओर गया है और मुझे लगता है कि स्वयं उनके भीतर कोई ऐसा संस्कृति पुरुष है जो उन्हें इस ओर ले जाता है। तो इसीलिए वो संस्कृति को आधार बनाकर एक तरह से अपनी पूरी यात्रा कर। जी। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विपक्षी दल और उनके नेता जब यह कहते हैं कि मंदिरों से देश का विकास नहीं होता, ऐसे में विरासत से विकास, जिसकी बात स्वयं प्रधानमंत्री भी कहते हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए पांडे जी, बहुत स्पष्ट है, विपक्ष जब भी ये बात करता है तो बेईमान होता है। उसकी बेईमानी इस बात से झलकती है कि मंदिरों से विकास नहीं हो सकता, चलो मान लिए, तो चर्च और मस्जिदों से विकास हो सकता है क्या? पिछले 70 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से पहले के कार्यकाल में जो भी सरकारें रही, उनको देखना चाहिए था ना कि देश में मस्जिदों की संख्या कितनी बढ़ी, चर्चों की संख्या कितनी बढ़ी। हमारे पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में चर्च जिस तरह से बने, जिस तरह से उनका निर्माण हुआ, उस समय भी सवाल उठाना चाहिए था कि भाई चर्च से और मस्जिद से विकास नहीं हो सकता, हम विकास के लिए दूसरे काम करें। और ये ऐसे लोग हैं कि जिन्हें भारत की अपनी प्राचीनता, अपने गौरव, अपने इतिहास, अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं। इनको भारत की समझ ही नहीं। भारत वह देश है जहां मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होते थे। प्रत्येक मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ इस समय 12,000 साल, 8,000 साल, 10,000 साल, 4,000 साल पुराने मंदिरों की अवधारणा जो पहले थी अस्तित्व में है, इस समय दिखाई पड़ रहा है। और सभी मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखिए, उनके स्वरूप को देखिए, तो वहां क्या काम हो रहा था? वो शिक्षा दे रहे थे, वो स्वास्थ्य दे रहे थे, वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे, वह उस क्षेत्र के बच्चों के विकास की बात कर रहे थे, वहां के स्त्रियों के विकास की बात कर रहे थे, वहां जो निर्बल वर्ग के लोग थे उनके विकास की बात कर रहे थे। सारा काम मंदिरों में हो रहा था। तो मंदिर हमारे यहाँ केवल पूजा स्थल नहीं रहे, वो उपासना के स्थल हो सकते हैं, वहां पूजा भी हो रही थी, लेकिन उस पूरी संस्कृति में विकास सबसे बड़ी चीज थी। जी। अवधारणा विकास की थी, केंद्र मंदिर थे और उसके पीछे सात्विक संस्कृति की अवधारणा थी कि सात्विकता में रहकर हम ईश्वर को साक्षी मानकर अपने समाज के प्रत्येक प्राणी की सुरक्षा कैसे कर सके, संवर्धन कैसे कर सके, वह करना चाहिए था। आज भी जो मंदिर है देश में, वही मंदिर केवल ऐसा नहीं है कि वहां से केवल लोग भगवान की पूजा हो रही है और वहां प्रसाद बंट रहे हैं। आप दक्षिण के मंदिरों को देखिए, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय संचालित कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी हैं, काम कर रही हैं। अभी कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई, मैंने तो नहीं सुना कि किसी चर्च और किसी मस्जिद से कोई सेवा कार्य किया गया हो। लेकिन भारत का ही नहीं, विश्व का कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां से जनता को सेवा के लिए लोग न मिले हो, जहां से लोगों को सुरक्षा न मिली हो, जहां से लोगों को भोजन न मिला हो, वस्त्र न मिला हो, दवाएं न मिली हो। प्रत्येक मंदिर का प्रत्येक व्यक्ति और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं सेवा कार्य में लगी हुई थी। कोरोना की बात नहीं है, भारत पर या विश्व पर जब भी संकट आता है, मंदिर ही आगे आते हैं। तो मंदिरों के बारे में ये विपक्ष क्या बोलता है, विपक्ष के लोग क्या समझते हैं? सभी तो जाते हैं मंदिरों में, चुनाव आता है तो सभी जाएंगे, टीके लगाएंगे, माला पहनेंगे। वो पता चलता है कि उनकी अवधारणा क्या है, वो बनावटी है या कितना उसमें आत्मीयता है। लेकिन मंदिरों को लेकर ऐसे आलोचना के शब्द इस्तेमाल करने से पहले उनको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मंदिर
हमारे विकास के मानक हैं। जिस क्षेत्र में जितने बड़े मंदिर हैं वह क्षेत्र उतना विकसित है, ये देख के कोई बता सकता है, ये जाना जा सकता है। और आज अयोध्या में, काशी में, मथुरा में या वृंदावन में या ऐसी जगहों पर दक्षिण भारत में आप कहीं भी जाइए, रामेश्वरम जाइए, तिरुचिरापल्ली जाइए, त्रिवेंद्रम जाइए, कहीं भी जाइए, उड़ीसा में जाइए, भुवनेश्वर की क्या स्थिति है। भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ को अगर माइनस कर दें वहां से, तो भुवनेश्वर में क्या बचता है, पुरी में क्या बचता है, उड़ीसा में। तो ये बिल्कुल मतलब बकवास की बात हैं। अपने राजनैतिक धरातल के साथ साथ अपनी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। मुझे दुख है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे पास इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष है जो इस ढंग की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए, महाकाल धाम, केदारनाथ धाम, इन तीर्थ स्थलों पर वे जाते रहे। जब देश का शीर्ष नेतृत्व इन स्थलों पर या ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होता है तो समाज को क्या संदेश मिलता है? पांडे जी, बहुत स्पष्ट है। अयोध्या इस सृष्टि की प्रथम पुरी है। पृथ्वी का जब उद्भव हुआ और जब विकास यात्रा सृष्टि की आरंभ हुई, तो अयोध्या सबसे पहले नगर के रूप में स्थापित हुई। भगवान मनु स्वयं वहां आते हैं और वहां से हम सभी मनुष्य पैदा होते हैं। हम मनु के वंशज हैं, कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जी। मनु पृथ्वी के पहले चक्रवर्ती थे, यह भी हमें जानना चाहिए और इस पर गर्व होना चाहिए। ये सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की यात्रा तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का विवादित स्थल का फैसला आता है और वो 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास करते हैं। उसके बाद वो सीधे अयोध्या आ रहे हैं तब जब मंदिर बनकर तैयार है, गर्भगृह बन चुका है और भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना होनी। अयोध्या का इतिहास पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पढ़े कोई, चाहे वाल्मीकि जी के माध्यम से पढ़े, और चाहे जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में लोग आए जिन्होंने हमारे सारे शास्त्रों को इधर उधर किया, मैक्स मुलर को भी पढ़े। अयोध्या में जो साम्राज्य था, जो लोग थे, अयोध्या में दशरथ की जो अवधारणा आती है, संदर्भ आता है, तो उनको कहा जाता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, धर्म धुरंधर। जी। वह धर्म कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। वो प्राणियों का धर्म है, मानवता का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है, मानवीय धर्म है। और वो रिश्तों के रूप में निभाया जाता है, संबंधों के रूप में निभाया जाता है, दायित्वों के रूप में निभाया जाता है। तो धर्म धुरंधर दशरथ, सम्राट चक्रवर्ती, उनकी अयोध्या में भारत का हम आधुनिक सम्राट कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी परंपरा लोकतांत्रिक है, लेकिन भारत अयोध्या में जो राम राज्य था उससे बड़ा लोकतंत्र अभी किसी ने स्थापित नहीं किया। तो हमारे लोकतांत्रिक देश का हमारा शासक, हमारा प्रथम व्यक्ति, हमारा राष्ट्राध्यक्ष यदि अयोध्या आ रहा है और अयोध्या में आके वो भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उनके हाथों से हो रही है, तो ये तो गौरव की बात है। ये निश्चित तौर पर वही धर्म धुरंधर शब्द जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय महाराज दशरथ चक्रवर्ती रहे होंगे, लेकिन हमने चक्रवर्तियों को देखा नहीं है, पढ़ा है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी युग चक्रवर्ती के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो सामने लक्ष्य रखते हैं 2047 का। आजादी का अमृत काल चल रहा है, वो कहते हैं कि हमारा अमृत काल जो है 2047 तक चलेगा और 2047 तक हमें भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित करना है, सबसे सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तो ऐसा एक व्यक्ति जो धर्म संकल्प लेके आ रहा है और वह व्यक्ति वह कार्य कर रहा है जो अयोध्या में वहां के चक्रवर्ती किया करते थे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को मैं एक युग चक्रवर्ती के रूप में देखता हूं। और इतिहास में जब भी चक्रवर्तियों की बात होगी, जब भी उनके बारे में लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को हम उसी परंपरा में पाते हैं और वही कार्य वो कर रहे हैं। क्या सम्राट दशरथ युद्ध नहीं लड़ते थे? वह तो तीनों लोकों में जाके युद्ध लड़ते थे, इंद्र के भी साथी थे, इंद्र के लिए भी वो युद्ध लड़े। उस समय आवागमन की व्यवस्था रही होगी, विज्ञान तकनीक बड़ा रहा होगा,
युद्ध लड़ते थे वो। उनके समय में आसुरी शक्तियां भी थी, उनसे भी लड़ते थे। लेकिन उनको हमारे इतिहासकारों ने धर्म धुरंधर, और उस समय जब धर्म धुरंधर कहा जा रहा है सम्राट दशरथ को, चक्रवर्ती जी को, तो उस समय कोई ऐसा धर्म, ऐसा पंथ, ऐसा रिलीजन नहीं है जो अभी हाल के 2000, 2500, 3000, 4000 साल वर्षों में अस्तित्व में आया है। तो वह धर्म क्या रहा होगा? वह वही धर्म है जिसकी बात बार बार मोदी जी करते हैं, जिसकी स्थापना की बात बार बार मोदी जी करते हैं, और जिसके लिए वो निरंतर प्राण प्रण से लगे हुए हैं, 24 घंटे परिश्रम में लगे हुए हैं। ये सारे जो तीर्थ हम कहते हैं जिन चीजों को, ये तीर्थ क्या है? तीर्थ मनुष्यता को जोड़ने के क्रम है, मनुष्यता के जीवन में उत्सव बनाने के क्रम है, उत्सव से ऊर्जा लेने के क्रम है, उसी ऊर्जा से जीवन को संचालित करना है, उसी ऊर्जा से निर्माण करने हैं, उसी ऊर्जा से अपनी अर्थव्यवस्था कायम करनी है, उसी ऊर्जा से अपना विकास करना है। और ऊर्जा ही नहीं होगी पांडे जी तो कैसे विकास होगा? हम पिछले 60-70 वर्षों में जो 2014 से पहले की स्थिति थी, हम क्या कभी कल्पना कर सकते थे कि भारत को दुनिया कभी महाशक्ति के रूप में देखेगी? हम कभी कल्पना कर सकते थे कि हमारा नायक, हमारा नेतृत्व, उसका एक शब्द पाने के लिए दुनिया आतुर होगी? आज हम उस अवस्था में हैं, हमारी कॉलर ऊंची है। और मैं तो ये बात कहता हूं कि जितना बड़ा भारत भारत के भीतर है, उससे बहुत बड़ा भारत इस समय पृथ्वी पर फैला हुआ है, और उस भारत का जो नेतृत्व कर रहा है वह हमारा चक्रवर्ती ही हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या यात्रा को मैं तो बिल्कुल उसी रूप में देखता हूं कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट की यात्रा है, और हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में भारतीयता और मातृभाषा को महत्ता दी गई है। जी, इन प्रयासों को भारत के सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान के आलोक में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले लगभग एक दशक में बहुत कुछ दिखने लगेगा। जब नई शिक्षा नीति भाषा की बात करती है तो वो मातृभाषा की बात करती है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ इतनी बोलियां और इतनी मातृभाषाएं थीं, बहुत विलुप्त हो चुकी, बहुत इस समय अस्तित्वहीन होने की स्थिति में है। उन भाषाओं का विकास कितना जरूरी है ये हमें जानना चाहिए। हम जब भी किसी विकास की यात्रा की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें बात आती है कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, हम कैसे संवाद कर रहे हैं। हमारी पूरी परंपरा देखिए संवाद की परंपरा। हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सारे के सारे संवाद हैं। ऋषि संवाद कर रहा है, कुछ बता रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई बता रहा है। रामचरितमानस में तो संवाद ही संवाद दिखेगा आपको। जी। तो संवाद आप तब करेंगे ना जब आपको भाषा आती हो। और भाषा कौन सी? भाषा तो यहाँ हर 10 कोस पे बदल रही है। तो भाषा जिसे बोली ही लोग कहते हैं, मैं बोली की बात नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि ठीक है उसकी लिपि हो सकती है एक, लेकिन जब वो बोलने की शैली बदलती है तो वो भाषा हो जाती है। जी। और इसीलिए कहा जाता है कि आदमी जैसा बैठा है तो बैठने से कौन सी भाषा निकल रही है, उसके हेयर स्टाइल से कौन सी भाषा निकल रही है, उसके कपड़ों से कौन सी भाषा निकल रही है। ये कम्युनिकेशन स्किल है, और कम्युनिकेशन स्किल पर नई शिक्षा नीति बहुत जोर देती है। आपको एक उदाहरण देता हूं। बीती सरकारों में पश्चिम से आई हुई एक अवधारणा आई जिसमें कहा गया फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी क्या है? वो क्या नया बता रहे हैं हमको बताइए। हम जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो तुरंत एक आकृति दिमाग में आती है, एक बिल्कुल परिवेश बन जाता है, धनुष बाण लिए हुए, धोती पहने हुए, जनेऊधारी एक व्यक्ति दिखेंगे। हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो एक अलग कपड़ों में व्यक्ति आता है, राधा जी का नाम लेते हैं अलग कपड़ों में एक स्त्री का वेश आता है, सीता का नाम लेते हैं अलग। तो फैशन टेक्नोलॉजी में नया क्या था? इसीलिए नई शिक्षा नीति जब बनी तो प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज उसमें इतने सलीके से रखवाया, उस पर बहुत मेहनत हुई। हमको लगता है लगभग हमारे 3 या 4 मिनिस्टर बदले उस दौर में, और 34 साल बाद भारत को नई शिक्षा नीति मिली। और नई शिक्षा नीति को इतने व्यवहारिक स्वरूप में उन्होंने दिया कि भाई हम जबरदस्ती किसी व्यक्ति को डॉक्टर ही बनाए, किसी को इंजीनियर ही बनाए, हम तुले हुए हैं। क्या होता है इससे? व्यक्ति के भीतर जो चीजें हैं उसको विकसित कीजिए ना। कौशल विकास की बात आती है यहाँ, और कौशल विकास पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। तो ये जो नए भारत के निर्माण में जो नई शिक्षा नीति की अवधारणा दी गई है, ये नई शिक्षा नीति
बिल्कुल हमारी उस संस्कृति पर आधारित है जिसे हमने कहा कि सृष्टि को देखने की जो दृष्टि है, जहां से दर्शन पैदा होता है, फिलॉसफी नहीं, दर्शन। उस दर्शन की अवधारणा में जो चीजें विकसित हो रही हैं उनको हमें देखना है। जैसे दर्शन जब हमारा किसी के मन की बात करता है तो मनोविज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। दर्शन हमारा जब भौतिक जगत की बात करता है तो फिजिक्स के रूप में विकसित हो रहा है। दर्शन हमारा जब रासायनिक क्रियाओं की बात करता है तो रसायन शास्त्र के रूप में, शास्त्र के रूप में विकसित हो रहा है। दर्शन जब हमारा वनस्पतियों की बात करता है तो वनस्पति शास्त्र के रूप में आता है। हम इन चीजों को नहीं जानते। बॉटनी वनस्पति शास्त्र नहीं है। वनस्पति शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है। जूलॉजी प्राणी शास्त्र नहीं है। तो इन सारी चीजों को नई शिक्षा नीति में बहुत व्याख्यायित तरीके से बिंदुवार भाषा, संस्कृति, दर्शन तीनों को आधार बनाकर और साथ में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर का जो कौशल है उसको कैसे हम विकसित करेंगे, उसके लिए अवसर प्रदान करते हुए यदि एक मॉडल दिया गया है तो अगले 10 वर्षों में भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी, निश्चित तौर पे अलग होगी। और ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन है। ये थे हमारे साथ संजय तिवारी जी, जिन्होंने 9 वर्षों में भारत के सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान की यात्रा पर समग्रता से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे निश्चित ही हमारे दर्शक भारत की सांस्कृतिक पहचान और उसकी महत्ता को व्यापक रूप से समझ सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं सर कि आगे भविष्य में ऐसे अन्य विषयों पर आपका अनुभव हमें प्राप्त होता रहेगा। आप हमसे जुड़े, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के लिए मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आपने अवसर दिया और निश्चित तौर पर भविष्य में हम लोग चर्चा करते रहेंगे चीजों। थोड़ा